कुछ क्वेश्चन है सर जो कि सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हमने डॉट प्रोडक्ट किया था कोवेरिएंट का कॉन्ट्रावेरिएंट का कोवेरिएंट के साथ, हम्म। तो दोनों का रिजल्ट हमारे पास सेम आया था। जी हाँ। तो तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट दोनों में फर्क क्या है? फिर पहला क्वेश्चन ठीक सर। है। इसी से रिलेटेड दूसरा मेरा क्वेश्चन ये होगा कि सर फोर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इसके अंदर ले सकते हैं एज दियर फोर वेक्टर एनालॉग टू द क्रॉस प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट ये ज़रा दोबारा कहना, आखिर तुम्हारी बात मुझे इतनी क्लियरली समझ सुनाई नहीं दी शायद, ज़रा फिर से कहना। is therefore vector analog to the cross product. ओह आई सी। देखो, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट टाइप की जो चीज़ें हैं, ये मोर लाइक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आई मीन रखती हैं, रादर देन कि उसके अंदर स्पेस टाइम प्रॉपर्टीज़ हों। समझ रहे हो? क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें तुम्हें पता है कि वो दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में हों, तो थर्ड डायरेक्शन के अंदर हमें जो है वो एक नया वेक्टर मिलता है। तो नॉर्मली हमारे पास ये जो फोर डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, यानी कि इन प्रिंसिपल देखा जाए तो अगर वो वेक्टर है तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट इन प्रिंसिपल ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की कोई फिज़िकल चीज़ हमारे पास फोर डायमेंशनल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, कम से कम मेरी निगाह से नहीं गुजरी। तो इस वजह से तुम्हें, मेरे ख्याल है कि फोर डायमेंशनल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम क्रॉस प्रोडक्ट जब तुम लेते हो तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का एक मतलब तो देखो ये भी होता है ना कि तुम चीज़ों को जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, और वो जो डिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं वो उसके अंदर जो आई मीन डेरिवेटिव्स होते हैं वो सिर्फ स्पेस लाइक डेरिवेटिव्स होते हैं, टाइम का उसमें एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो मुझे याद नहीं पड़ता कि क्रॉस प्रोडक्ट फोर 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 वेक्टर, और फोर वेक्टर से हमारी मुराद कोई आम फोर वेक्टर नहीं है। देखो, अगर तो हमारी मुराद फोर वेक्टर से आम यूक्लिडियन वेक्टर हो, लाइक जैसे एक वेक्टर है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, दैट्स फाइन, आपने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। और अगर आपने उसको एक्सटेंड किया, लेट्स से एक और वेक्टर है जो कि उसके चार कंपोनेंट हैं, पांच कंपोनेंट हैं, वो सारे के सारे स्पेस लाइक हैं, उसमें तो कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन जब हम फोर मिन्कॉस्कियन वेक्टर की बात कर रहे हैं जिसके कि तीन कंपोनेंट स्पेस लाइक हैं और एक टाइम लाइक है, तो वहाँ जब आप क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करने जाएंगे तो वो मे बी मैथमेटिकली एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन उसका फिज़िकली तौर पे हमारे पास कोई काउंटर पार्ट नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एक चीज़ है जो कि आर क्रॉस पी है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह टॉर्क है, आर क्रॉस एफ है, राइट। तो वहाँ हमें एक फिजिकल एनालॉग मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा मुझे याद पड़ता है, हमारे पास फोर मिन्कॉस्कियन वेक्टर में अगर हम दो वेक्टर्स को क्रॉस लें तो हमारे पास जो चौथा जो 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 आई मीन रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, उसकी कोई फिज़िकल चीज़ मुझे याद नहीं पड़ रही है। अगर आपने कहीं देखा है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ रहा है। ये सर। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ है आपका, आप उसकी बात कर रहे हैं जो आपने कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। कोवेरिएंट वेक्टर की मैंने आपने कहा, तो आपको याद होगा मैंने आपसे बहुत पहले कहा था, देखिए इसकी हम अभी फ़िलहाल जो है डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जा सकते हैं लेकिन वो फिर हम ऑफ द ट्रैक हो जाएंगे। और मैंने कहा था कि अगर आप इसमें डिटेल में जाना चाहें तो वो जो मैंने आपके साथ यूट्यूब पे लेक्चर्स शेयर किए हैं, उसमें जो उसके जीआर के जो 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 उसके लेक्चर्स हैं, उसमें आई थिंक दूसरे तीसरे लेक्चर्स में उसने ये फ़र्क बताया है। असल में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम छोटी क्लासेस में बहुत क्लियरली नहीं बताते, जैसे कि बेसिस वेक्टर्स एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो या मैं एक और आपको कहूँ कि आप
मैं आपको सिर्फ इंकरेज कर सकता हूँ अभी कि आप उसको ज़रा सा जो है वो जो लेक्चर्स हैं उनको आप देखें तो आपको ये आपको अंदाज़ा होगा। वैसे इसके अलावा जो बुक्स हैं वो भी आपको रिकमेंड की जा सकती हैं। बेसिकली ये चीज़ें बुक्स में लिखी भी होती हैं, लेकिन समहाउ वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि इतनी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। एक सेकंड में अपना वन नोट खोलूँ ताकि विच अलाउज मी कि मैं कुछ इसमें लिख भी सकूँ। वन नोट, ये खुल रहा है। जस्ट गिव मी वन फ्यू मोमेंट्स। ओके, नाउ इट इज ऑन। मैं इसको स्विच करता हूँ। शेयर शेयर स्क्रीन, वन नोट। आपका स्क्रीन आ गया वन नोट का? यस सर। ओके। सो देखिए, याद रखिए कि जब हम यहाँ पे ख़ासतौर पे जब हम फोर मिन्कॉस्किन वेक्टर की बात कर रहे हैं रिलेटिविटी, तो ये एक वेक्टर वी है। हम नॉर्मली इसके साथ इंडेक्स वगैरह लगाते हैं, वो सिर्फ इस वजह से लगाते हैं कि हम वहाँ पे बेसिकली बात कंपोनेंट्स की कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक 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 रियल वेक्टर जो है उसके ऊपर कोई कंपोनेंट नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है। क्योंकि कंपोनेंट क्या होते हैं बेसिकली, एक वेक्टर के शेडोज़ हैं मुख्तलिफ प्लेन के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई लाइट डालूँ ये मेरे पेन के ऊपर, तो इसका शेडो यहाँ पर आएगा आपके पास, ठीक है। अगर तो ये सरफेस प्लेन है तो इसका तो इसका जो आई मीन शेडो होगा वो भी हमें प्लेन दिखाई देगा। लेकिन अगर ये कर्व हो, फॉर एग्जांपल इस तरीके से कर्व हो, तो फिर इसका जो शेडो है वो भी हमें कर्व दिखाई देगा। लेकिन ये जो जो पेन है वो तो बेसिकली इससे इंडिपेंडेंट है ना कि हम उसको किस सरफेस पे देख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो वेक्टर्स होते हैं इनके कंपोनेंट तब्दील हो सकते हैं कि ये डिपेंड करते हुए कि आप उन्हें किस कोऑर्डिनेट फ्रेम में देख रहे हैं या किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रहे हैं, राइट। तो उनके ऊपर एज सच कोई इंडेक्स नहीं आते हैं। जो चीज़ बेसिकली आ रही होती है वो कुछ इस तरीके की चीज़ होती है कि ये मैंने कहा कि वी आई और लेट्स से ई आई, ये कोई चीज़ होती है। अब इसमें ये जो चीज़ है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। और ये जो है ये बेसिकली बेसिस वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर इंडेक्स होते हैं और ये कंपोनेंट है तो उसके ऊपर इंडेक्स होते हैं। और आपको अब तक ये पता चल ही गया होगा कि ये इंडेक्स जब रिपीटेड इंडेक्स होते हैं तो डमी इंडेक्स होते हैं, सम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास इवेंचुअली लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है ये इंडेक्स फ्री है। you can take this vector v anywhere and it will remain the same, even उसकी डायरेक्शन तक सेम रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपसे किसी भी रेफरेंस फ्रेम में ले जाएं, जो चीज़ तब्दील हो रही होती है वो बेसिकली ये चीज़ तब्दील होती है और ये चीज़ तब्दील होती है, और इस तरह से तब्दील होती है कि ये v सेम रहता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास और कोई चीज़ जो कि ऐसे लिखी जाती है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स। ऑन दी अदर एंड एक और चीज़ है, लेट्स से लेट्स कॉल इट फॉर एग्जांपल क्या कहें उसे, वी प्राइम कह दें हम उसे, ठीक है। वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है कि ये जो वी प्राइम है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि लेट्स से जे एंड ओमेगा जे। अब यहाँ पर ये जो वी प्राइम मैंने लिखा है ये बेसिकली कोवेरिएंट वेक्टर है, या इसे हम डुअल वेक्टर कहते हैं, या इसे वन फॉर्म कहते हैं, राइट। डिफरेंशियल ज्योमेट्री की अगर हम फॉर्म में बात करें तो ये कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ऑफ ए डुअल वेक्टर। और ये जो हैं वो बेसिस वेक्टर्स हैं
ऑफ ए ड्यूल वेक्टर। ये देखने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ऊपर नीचे इंडेक्स लिख दिए हैं, लेकिन इसकी जो मोर डिटेल है, क्योंकि आप देखेंगे उसने एलेक्स फलानी ने कोई तकरीबन 2-2.5 लेक्चर्स दिए हैं जिसमें उसने ये सारी चीज़ें समझाने की आपको कोशिश की है कि इनके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हैं ये। तो दिस इज़ बेसिकली कोवेरिएंट कोवेरिएंट वेक्टर है, या आप इसे और ज़बान में कहें तो आप दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डुअल वेक्टर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट वन फॉर्म। ये सब इसके एक ही नाम है। जस्ट अगेन आपको ये समझाने के लिए कि ये जो कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट क्यों कह रहे हैं, तो देखिए जब आप इसके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि सारा खेल इसमें आपने अगर इस चैप्टर को अगर गौर से पढ़ा हो तो इसमें ये जो खेल है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशंस का है कि आप अपने इंफॉर्मेशन को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप कैसे लेके जा रहे हैं। जो जो नेम ऑफ द गेम है वो ये है कि ये जो वी वेक्टर है इसकी फॉर्म चेंज नहीं होनी है, और समहाउ आपको इसको लेट्स से किसी और रेफरेंस फ्रेम में देखना है तो आपके पास कंपोनेंट भी चेंज होंगे, और आपके पास ये जो ई आई है यानी कि बेसिस वेक्टर्स हैं ये भी चेंज होंगे। हम इनको कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर इसलिए कहते हैं कि जब आप इनकी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप जब आप जाते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि ई आई जो हैं वो लेट्स से जो फॉर एग्जांपल वी आई हैं उनके मुकाबले में लेट्स से मैं ये कहूँ कि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है ये आई मीन ट्रांसफॉर्म होते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये v एग्जैक्टली तमाम रेफरेंस फ्रेम में सेम रहे तो उसका क्या तरीका होगा कि जिस तरीके से वी आई ट्रांसफॉर्म हो रहा हो ई आई बिल्कुल उसके ऑपोजिट तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हों, तो ओनली देन वी कैन कीप द वी इंटैक्ट, ये वो कि वी जो है तमाम रेफरेंस फ्रेम में सेम रहे। तो वहाँ से इसका नाम कॉन्ट्रा वेरिएंट, कॉन्ट्रा मीन्स जो कि डिफरेंटली यानी कि अपोजिटली जो है वो वेरी कर रहा हो। तो चूंकि यहाँ पे इसका ये नाम फिक्स हो गया था, और ऑन दी अदर हैंड जब हम इस यहाँ पर आते हैं कोवेरिएंट वेक्टर्स में आते हैं तो यहाँ पर जो जो हमारे पास बेसिस वेक्टर्स हैं वो कुछ इस यानी कि अगेन यहाँ पर भी यही कुछ हो रहा होता है कि ये अपोजिटली जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, इस तरह के वी प्राइम यानी कि जो डुअल वेक्टर है वो तमाम रेफरेंस फ्रेम में सेम दिखाई दे। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह की होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आई की है, जो आपको ये याद दिला रहा है कि देखिए यहाँ पर कंपोनेंट, यहाँ पे जो हमने इंडेक्स ऊपर लगाया हुआ है यहाँ पर भी जो बेसिस वेक्टर्स हैं उसके ऊपर वेक्टर जो हमने इंडेक्स जे जो है वो ऊपर लगाया हुआ है। तो ये और ये इनकी ट्रांसफॉर्मेशन मोर और हम ये कह सकते हैं कि इन सम सेंस एक ही डायरेक्शन में है। तो ये उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको कॉन्ट्रावेरिएंट और इसको कोवेरिएंट कह रहे हैं। ये एक रफ आइडिया है। बाकी मोर डिटेल के लिए इसकी फिर हमें ट्रांसफॉर्मेशंस देखनी पड़ती हैं, तो वहाँ से हमें और एग्जैक्टली पता चलता है कि किस तरीके से जो वेक्टर्स हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस डुअल वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन से डिफरेंट होती हैं। एंड समहाउ व्हेन वी टेक द डॉट प्रोडक्ट वी प्राइम डॉट वी, तो वो इंडिपेंडेंट होता है इस चीज़ से कि आप इसको चेंज कर लें, इसका ऑर्डर चेंज कर लें, इट वॉन्ट मैटर। क्योंकि जो चीज़ मेनली यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही होती है वो बुनियादी तौर पर मीट्रिक टेंसर है जी म्यू। तो वो जब तक फॉर एग्जांपल कहना चाहिए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक इन द सेंस के आइडेंटिकल टाइप का है, इट डजेंट मैटर। प्रॉब्लम वहाँ खड़ी होती है कि जब आपके पास ऐसा मेट्रिक आ जाए जो कि सिमेट्रिकल ना हो। मिसाल के तौर पे हमारा यूक्लिडियन स्पेस के अंदर जो कि मेट्रिक है वो कुछ इस तरह का है। कहाँ गया
जैसे कि अगर आप ए डॉट बी लिखते हैं आम तौर पे यूक्लिडियन स्पेस में, फ्री स्पेस में, तो व्हाट यू रियली मीन इज़ दैट कि आप बुनियादी तौर पे, या चलें इसको, लेट्स से अगर हमें दोनों को डॉट प्रोडक्ट ठीक से लिखना है तो फिर हमें इसका ख्याल करना पड़ेगा। लेट्स से आई जे बी जे, ठीक है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, ये बेसिकली इसका मकसद ये है, अगर आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हो, और समटाइम्स जल्दी में हम इसको इस तरह भी लिख जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक है जी आई जे यूक्लिडियन स्पेस में, वो सिंपली 1 1 1 है, और बकिया उसके सारे कंपोनेंट ज़ीरो हैं। ऑन दी अदर हैंड आप अगर उसे मिनकॉसियन स्पेस में देखें, जिसको हम आमतौर पे म्यू न्यू लिखते हैं, तो मिनकॉसियन स्पेस में अगर आप क्योंकि दो दो तरह से लिखा जा सकता है, चलें हम अभी टाइम के साथ माइनस लगा दें, और स्पेस के सारे जो वो हैं कंपोनेंट वगैरह होंगे उनके साथ 1 1 लगाते हैं, और बकिया ये सारे ज़ीरो हैं। तो ये एक तरह के सिमेट्रिकल जो है वो मैट्रिक हैं, ठीक है। तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लेट्स से अगर आप फॉर एग्जांपल ए म्यू बी म्यू कर रहे हों, या आप लेट्स से बी म्यू ए म्यू कर रहे हों, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप जो आप बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो इस तरह लिखा जा रहा है, म्यू न्यू ए म्यू बी न्यू, ठीक है। इन दोनों सूरतों में, यानी कि इस सूरत में भी ये ऐसा लिखा जा रहा है, और इस सूरत में भी ऐसा लिखा जा रहा है। और चूंकि ये जो मैट्रिक है वो सिमेट्रिकल है, सॉरी मैंने इसकी जगह जी लिख दिया, आई शुड राइट ईटा रादर देन जी। तो चूंकि ये सिमेट्रिकल मैट्रिक है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक आ जाए, क्योंकि ये उसकी वजह ये है कि ये यहाँ पर हमारे पास दोनों सूरतों में यूक्लिडियन स्पेस हो या मिन्कॉस्किन स्पेस हो, ये फ्लैट स्पेसेस हैं। तो फ्लैट स्पेसेस होने की वजह से इनके जो मैट्रिक्स जो हैं वो सिंपल हैं, सिमेट्रिकल हैं, और उनके डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल तरीके से लिखे जा रहे हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई जनरल मैट्रिक लिखा हुआ फॉर एग्जांपल लेट्स से जी न्यू आ जाए, ठीक है। वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ तो आपके पास 1 1 1 पहले से आया है, लेट्स से मैंने यहाँ पे -1 भी लगा दिया, लेकिन इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो ना हो। यहाँ पे लेट्स से कोई नंबर मौजूद है, फॉर एग्जांपल साइन थीटा हो, और यहाँ पे कुछ और हो, तो अब ऐसी सूरत हाल में ये मैट्रिक्स सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। तो वहाँ पर आपको जो है ख्याल करना पड़ेगा कि जी म्यू न्यू चूँकि सिमेट्रिकल नहीं है, तो वहाँ पर ए म्यू बी म्यू, राइट। या अगर आप इसे अगर यहाँ पर यस, बल्कि मुझे यहाँ पर इस तरह लिखना चाहिए कि यहाँ पर अगर मैं इस तरह का जो डॉट प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूँ वो बराबर नहीं होगा इस चीज़ के कि मैं इसको इस तरह लिखूँ, क्योंकि हमारे पास जी म्यू न्यू जो हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होंगे। तो इस तरह की चीज़ों का फिर हमें ख्याल करना पड़ता है। और इवन आप डॉट प्रोडक्ट इस तरह से भी हमें लिख सकते हैं, जैसे ये म्यू है और ये न्यू है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों में हमें इसका ख्याल करना पड़ेगा कि ये जी न्यू जो हम लिख रहे हैं, मैट्रिक लिख रहे हैं, वो कैसा है, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है वो उसमें मैट्रिक टेंसर जो है वो इन्वॉल्व होता है। आम तौर पे यूक्लिडियन स्पेस में जब आप ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए कर रहे होते हैं, वो चूँकि आइडेंटिटी मैट्रिक है, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर लिखा है, ये चूँकि आइडेंटिटी मैट्रिक है तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर आपको पता है कि जी आई जे अगर मैं ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। तो इस वजह से ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन जब हम बिल्कुल जनरलाइज स्पेसेस में जाते हैं, कर्व्ड स्पेसेस होती हैं, वहाँ पर इट डज़ मैटर कि
आपके पास अगर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आप जब जीआर पढ़ते हैं वहाँ पर हमारा वास्ता कर्व सरफेसेस से पड़ता है, या ये जैसे जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है उसके सबसे सिंपलेस्ट सोल्यूशन जो है, जो कि शॉर्टस्चाइल्ड सॉल्यूशंस कहलाते हैं, वहाँ हम जाते हैं तो जो जो हमारे पास शॉर्टस्चाइल्ड मेट्रिक है वो सिमेट्रिकल नहीं है, हमारे पास वहाँ पे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी आते हैं। तो वहाँ पर फिर हमें ख्याल करना पड़ता है कि हम डॉट प्रोडक्ट को जो डिफ़ाइन कर रहे हैं वो कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हमारे जहन में होनी चाहिए। आम तौर पे जो हमारा वास्ता जब तक स्पेशल रिलेटिविटी तक है तो वहाँ पर ये इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वी मस्ट नो द डिफरेंस कि ये सारा खेल मैट्रिक के अंदर का है, मैट्रिक किस सर तरह का है। जी, सर डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर का कॉन्ट्रावेलेंट होना और एक का कोवेलेंट होना क्यों लाजमी है? क्योंकि अदरवाइज आप डिफाइन नहीं कर सकते, डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं है। मतलब देखो, आप असल में आप एक चीज़ पे गौर नहीं कर रहे। देखिए, ये जो सारे हम वेक्टर्स कह रहे हैं, ये वेक्टर्स क्योंकि ये लीनियर ऑब्जेक्ट्स हैं ना, तो ये मैट्रिक्स भी तो हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वेक्टर v1 है, ठीक है। आपको शायद ये मेरे ख्याल से अब तक मालूम हो गया होगा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी कि पिछली दफ़ा लोगों ने जनरल रिलेटिविटी पिछला कोर्स जो था वो पढ़ डाला, और जब मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जिसमें हमने वेक्टर्स को डॉट करा लिया, तो हैरत अंगेज तौर पे लोगों ने एक 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 वेक्टर को जिसके कंपोनेंट 3 कंपोनेंट या 4 कंपोनेंट हो सकते हैं उसको 3x3 के मैट्रिक्स में लिखा। हैरत अंगेज तौर पे, मतलब हैरत की इंतहा थी मुझे। लेट्स से अगर ये वेक्टर v1 है, या इसको मैं यहाँ पे उसके कंपोनेंट, ये वेक्टर v है, उसके 3 कंपोनेंट हैं v1 v2 v3, ठीक है। अच्छा, एक और वेक्टर है क्या कहें, w वेक्टर है, उसके भी 3 कंपोनेंट हैं w1 w2 w3, ठीक है। अब आप अगर इन दो वेक्टर्स का डॉट लेना चाह रहे हैं तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ एक 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 ये जो अ, अ, ये जो मैंने एक वेक्टर को जो उसके अंदर क्या कॉलम मैट्रिक्स में लिखा है उसको मैं यहाँ लिखूँ और मैं मल्टीप्लाई करूँ उसको एक और कॉलम मैट्रिक्स से, तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इन दोनों मैट्रिसेस को? इसका डॉट प्रोडक्ट सर नहीं ले। तो मैं वही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना कि एक वेक्टर का मतलब ये भी तो है ना कि मैं उसको किसी कॉलम मैट्रिक्स के अंदर लिख सकूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब अगर मैं उठा के v और w को डॉट ले रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि मैं इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो अब आई होप कि आप मेरी इस शॉर्ट नोटेशन का मतलब समझ गए होंगे। वो मैंने v1 v2 v3 नहीं लिखा, जस्ट v लिख दिया और यहाँ पे मैंने w1 w2 w3 की सर वजह w लिख दिया है। तो क्या मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? नो सर, इसका आर्डर सेम नहीं है। हाँ, मतलब सर इसका आर्डर सेम नहीं है। एग्जैक्टली exactly। तो आपको ये बात पता होगी कि इस ये जो ये जो डब्लू मैट्रिक है, या जो समझें डब्लू वेक्टर है, उसका जो डुअल वेक्टर होगा जिसको मैं आमतौर पर इस तरह भी लिख देता हूँ, वो कुछ इस तरह होगा कि w1 w2 w3, राइट। और ये जो v है इसका जो डुअल वेक्टर होगा वो ऐसा होगा v1 v2 v3। अब अगर मैं वाकई में इंटरेस्टेड हूँ, अच्छा अगेन ये यूक्लिडियन स्पेस का कमाल है कि जो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं और डुअल वेक्टर्स हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि वेक्टर अगर एक कॉलम मैट्रिक्स में लिखा जा रहा है तो डुअल वेक्टर एक रॉ मैट्रिक्स में लिख दिया जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन आप जब इवन उसमें आते हैं नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस में आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मिन्कॉस्किन स्पेस, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है कि जब आप उसको डुअल वेक्टर्स में चेंज करते हैं, राइट, तो बाज़ दफ़ा एक माइनस साइन जनरेट हो जाता है, तो इसका ख्याल रखिएगा। ओके, सो अब अगर आप
ये जो v डॉट w करना चाह रहे हैं, तो हमें पता चला कि ये लिखने का तरीका गलत है। सही तरीका ये होगा कि मैं उसको यूँ लिखूँ कि v टिल्डा डॉट w। उससे क्या होगा कि ये मेरे पास जो v है टिल्डा वो यहाँ आ गया और w यहाँ आ गया। अब मैं, जैसे आपने कहा कि अब इसका ऑर्डर दुरुस्त है कि इसके 3 रॉज हैं और इसके 3 कॉलम्स हैं, सॉरी इसके तीन कॉलम्स हैं, इसके 3 रॉज हैं। अब जब ये आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ नंबर, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आप अगर चाहें तो इसको इस तरह करके भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उस सूरत में आपके पास जो है वो W इधर आ जाएगा और V इधर आ जाएगा और आपके पास इन दोनों सूरतों में नंबर ही आएगा और जो कि सेम नंबर होगा। अब समझ में आया कि इनमें से एक वेक्टर का डुअल वेक्टर होना क्यों ज़रूरी है। यस सर, बिल्कुल सर। अदरवाइज यू कांट डिफाइंड इट। सर जी सर एक क्वेश्चन और है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है। हाँ तो सर हमने जब मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं तो P इज इक्वल टू एम वी। हाँ। सर यहाँ पर क्या क्या मेरा कहा, क्वेश्चन, क्या कहा, क्या है? P इज इक्वल टू एम वी, ओके ओके। सही है सर। हाँ हाँ। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि वेलोसिटी यहाँ पर अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हमें ऑर्डिनरी वेलोसिटी लेनी है या प्रॉपर वेलोसिटी? नहीं देखो, पहली बात तो ये है कि जब आप रिलेटिविटी में नहीं हैं तो तब प्रॉपर वेलोसिटी और नॉन प्रॉपर वेलोसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। वो तो सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको इस्तेमाल करना है जो आपने नॉर्मली क्लासिकल मैकेनिक्स में अब तक किया है। बट व्हेन यू कम्स टू स्पेशल रिलेटिविटी कि जहाँ आपका वास्ता 4 डायमेंशनल चीज़ों से पड़ रहा है, तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द पी म्यू। यानी कि वहाँ पर आपका जो वास्ता पड़ेगा वो बेसिकली पी म्यू के साथ पड़ेगा, ठीक है। और जो कंजर्वेशन है बेसिकली जहाँ हम बात करेंगे वो बेसिकली इस चीज़ की बात करेंगे जो कि बराबर होगा -m स्क्वायर के, अगर मैं c को 1 कर दूँ। ये चीज़ जो है वो इनवेरिएंट रहेगी। समझ रहे हैं आप बात को? यस सर। तो वो जो आपका p इक्वल्स टू m टाइम्स v वाला हिस्सा है, तो वो इसका वो इस p का वन ऑफ द कंपोनेंट है। आपको याद होगा कि ये e/c है वाला हिस्सा है और ये इसके बाकी pi वाले हिस्से हैं, ऐसा ही है ना? तो ये वो जो आपका जो आपने इससे पहले मैकेनिक्स में पढ़ते रहे हैं वो सिर्फ ये हिस्सा है, राइट। तो 4 डायमेंशनल में जब आप जाते हैं जहाँ 4 डायमेंशनल इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वहाँ फिर आप महज पी की बात नहीं करते। वहाँ पे बेसिकली जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है वो पी म्यू हो जाता है रादर देन पी जो है वो सिर्फ ऑर्डिनरी कंडीशंस में, जैसे कि हमने पिछले कोर्स में क्लासिकल मैकेनिक्स में देखा था, वो चीज़ वहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। और वो यकीनी तौर पे इम्पॉर्टेंट है जब आप फॉर एग्जांपल बात कर रहे होते हैं। आपने अगर इसकी एग्जांपल्स देखी हों चैप्टर 3 की तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम डेफिनेटली इस्तेमाल करते हैं पार्टिकल्स के फॉर एग्जांपल ट्रैक्स रखने के लिए। मिसाल के तौर पे एक पार्टिकल बीम यहाँ से आ रही है और एक पार्टिकल बीम यहाँ से आ रही है और जब टकराएगी तो टकराने के बाद जो उसकी फ्रेगमेंटेशंस होंगी वो जो है निकलेंगी। तो हमें हमें ये बात मालूम है कि जो उसका पी आई हैं, लेट्स से P1I और मैं इसको कहूँ P2I, ये इनका सम जो है वो 0 के बराबर है, राइट। क्योंकि अपोजिट सम्स में आ रही हैं, इनकी एनर्जी सेम है, सिर्फ जो चीज़ डिफरेंट है वो उनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, राइट। तो वो डिफरेंट होने की वजह से इनका सम जो है वो ज़ीरो हो गया। तो अब जब पार्टिकल्स ये यानी कि इनके टकराने के बाद जो फ्रेगमेंटेशन होगी और उससे जो नए पार्टिकल्स निकलेंगे वो सम हाउ ऐसी मोमेंटम लेके निकलेंगे कि अगेन उनका सम जो है वो ज़ीरो होगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास स्टिल जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है
पार्टिकल्स को जो है ट्रैक करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में जब फॉर एग्जांपल प्रोटॉन प्रोटॉन टकराते हैं और से फ्रेगमेंटेशंस होती हैं और हमारे पास नए पार्टिकल्स निकलते हैं, तो वन ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द डार्क मैटर इज दैट के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये टकराए प्रोटॉन प्रोटॉन, तो आपको इस डायरेक्शन के अंदर तो पार्टिकल्स मिल रहे हैं लेकिन इस डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल नहीं मिल रहे फॉर एग्जांपल। उसकी वजह क्या है? क्योंकि डार्क मैटर को जिस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं वो एक तो स्टेबल होता है और दूसरा वो बाकी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, तो वो गो के वो मौजूद हैं, इनविजिबल पार्टिकल बन गए हैं फॉर एग्जांपल। तो ये लाजमी तौर पे हमें मालूम है कि जब इनिशियल मोमेंटम का सम ज़ीरो है तो फाइनल मोमेंटम का सम भी ज़ीरो होना चाहिए। और आपको जब इस डायरेक्शन में पार्टिकल मिले हैं तो इस डायरेक्शन में नहीं मिल रहे, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे पार्टिकल इस डायरेक्शन में गए हैं जो कि इनविजिबल रहे, हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाए, बट दे वर देयर। लेकिन हमें मालूम है कि डार्क मैटर के अलावा न्यूट्रिनोज भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि किसी और मैटर के साथ इतनी आसानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। तो ये सिग्नल जो है इनविजिबल सिग्नल होने का वो डार्क मैटर और न्यूट्रिनोज दोनों ही शेयर करते हैं। तो वो फिर हमें ये जो पार्टिकल जो हमें यहाँ मिले होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ से हम गैस कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो पार्टिकल निकले होंगे उनकी नेचर क्या हो सकती है, या डार्क मैटर हैं या न्यूट्रिनोज हैं। तो वो फिर थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस से अंदाज़ा हो जाता है कि जो जो हमें वो मिली है, आई मीन इस डायरेक्शन में जो सिग्नल मिस किया है हमने वो बेसिकली उसकी नेचर क्या है, वो न्यूट्रिनोज हैं या क्या हैं। अभी अभी तक फ़िलहाल हमें डार्क मैटर नहीं मिला है। तो जो इस तरह की मिसिंग मोमेंटम या मिसिंग एनर्जी के जो सिग्नल्स हैं वो ज़्यादातर न्यूट्रिनोज के हवाले से ही हैं। अभी तक डार्क मैटर के हवाले से हमें कुछ नहीं मिला। तो यस सर। ये कुछ चीज़ें हैं जी। सर सर दो दो क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, फिर उसके बाद अगर कोई पूछता है तो सही हाँ पूछ लीजिए, पूछ बाकी लोग सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से खामोश ही बैठे हुए हैं। हाँ पूछिए। उसको 70 सर। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोटॉन है। क्या है? फोटोन? यस सर। हाँ। इसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और किसकी दूसरा फोटोन क्या? प्रोटॉन, लेट्स लेट्स सपोज। फोटोन ये कह रहे हो ना तुम? यस सर, ओके मासलेस पार्टिकल। ठीक है ठीक है और दूसरा प्रोटॉन है जिसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। सही है सर। तो सही है। इस दोनों में क्या डिफरेंस होगी? तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए? सर मेरा क्वेश्चन है ना। नहीं क्वेश्चन तो है लेकिन तुम यार ये भी तो देखो, तुम फिजिक्स पिछले 3 साल से पढ़ रहे हो, है ना? यस तो सर। अब तुम में थोड़ा सा सोचने की भी तो सलाहियत पैदा होनी चाहिए। सवाल तुम अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन सोचो भी तो सही। मतलब तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार के तुमने कहा कि अरे भाई ये तो ये जवाब तो यही देंगे, मैं नहीं दे सकता, ये तुमने क्यों सोच लिया कि एक दो फोटॉन्स हैं जिसकी तुमने एक की तुमने कहा एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो तुम कह रहे हो इनमें फ़र्क क्या होगा? तो तुम मुझे बताओ क्या फ़र्क होना चाहिए। और ये मैं ऐसे ही नहीं पूछ रहा है, मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि तुमने ये चीज़ें पढ़ी भी हैं लेकिन तुम गौर नहीं कर रहे हो। सर आई थिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला प्रोटॉन है उसका आई थिंक कलर जो है अच्छा कलर क्यों चेंज होगा मोबाइल उसका? कलर चेंज होंगे, दोनों एक दूसरे से कलर वाइज चेंज होंगे। अच्छा कलर क्यों चेंज होगा ऐसे पूछ रहा हूँ। एक को गुस्सा आ रहा होगा, एक को गुस्सा नहीं आ रहा होगा, एक लाल पीला हो रहा होगा गुस्से में और एक नहीं हो रहा होगा, ऐसा कोई मतलब है? मैं भी सर। फिर अब देखो ना, तुम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हें बहुत ही बेसिक चीज़ें याद नहीं है। किसी भी फोटोन की एनर्जी कैसे होती है? ई इज इक्वल टू एच न्यू होती है ना। और तुमने एक की एनर्जी कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब एच तो चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है। एक की एनर्जी दूसरे की कुछ और है, तो एच न्यू 2। तो अब ये एनर्जी फोटोन की किससे डिटरमाइन हो रही है? फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? लैम्डा।
तो उसकी Yes. फ्रीक्वेंसी या लैम्डा मुख्तलिफ है ना। वो जो आप कलर कह रहे थे वो आप कह सही रहे थे, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं था कि आप क्यों सही कह रहे हैं। या तो उसको ऐसे लिखें या आप Yes, sir. उसको एच सी ओवर लैम्डा लिखें, ठीक है। ये लैम्डा 1, ये लैम्डा 2। Yes, sir. अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेट्स से अगर इसकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसके लैम्डा कम होगा, तो ये ब्लू शिफ्टेड होगा। और अगर इसकी न्यू 2 कम है, इसका मतलब इसका लैम्डा 2 जो है वो ज़्यादा है, तो ये रेड शिफ्टेड होगा। सही है सर। Yes, sir. ये है। आप समझ गए। तो बेसिक सर चीज़ें सर लास्ट क्वेश्चन। जहन सही में है। रखो। जब तक बेसिक चीज़ें जहन में नहीं रखोगे तो पार्टिकल फिजिक्स जैसी चीज़ें तो अय्याशी हैं। ये सर। सर हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक में जो मोमेंटम की इक्वेशन है p mv by अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, हाँ, इस तरह एनर्जी का भी है, सही सर। ठीक है। अगर हमने लेट्स सपोज ये इक्वेशन मासलेस पार्टिकल के ऊपर अप्लाई किया, हाँ, तो इसकी मोमेंटम और एनर्जी दोनों इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन आपने ये अगर इस किताब को और से पढ़ा हो तो वो आपको ये बात बता रहा होगा कि मैसलेस पार्टिकल्स को हम इस तरह डील नहीं करते हैं। तो सर अगर हम लेट्स सपोज हम इसको पार्टिकल कहते हैं ना, तो हम इसके लिए ये इक्वेशन क्यों यूज नहीं कर सकते? मतलब इसका मॉडिफाइड फॉर्म तो होना चाहिए। हाँ, तो देखिए मॉडिफाइड फॉर्म है तो सही। फोटोन के लिए E इज इक्वल टू पी